Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये बेसिकली हमने कुछ हद तक पिछले लेक्चर्स में बातें की थी। क्या क्या बताया था कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक, दूसरा हमने बात की थी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आज हम जानेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन कि ह्यूमन की बेसिस पे ये रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी काफी बार आपने सुना होगा। इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट start in the body. This period of sexual maturity is called puberty. Puberty को नॉर्मल टीनेज हम ऐसे ही एज ग्रुप के बेसिस पे बताते हैं। प्यूबर्टी का मतलब टीनेज कंडीशन। तो यहाँ पे इस प्यूबर्टी में होता क्या है कि मेल के अंदर मेल गैमेट यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट यानी ओवा का फॉर्मेशन या एग का फॉर्मेशन होने लगता है। और ये सेक्सुअल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि विदाउट गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। आप देख चुके हो, जब हमने डिफरेंस बताया था तो बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस एज में ये प्यूबर्टी वाली कंडीशन कब होगी, लाइफ के जिस एज में गैमेट्स का फॉर्मेशन होने लगता है उस एज को बेसिकली हम कहते हैं प्यूबर्टी। ठीक, फीमेल के केस में ये नियरली अबाउट 10 से 12 ईयर्स ऑफ एज में देखा जाता है। 12-10 आप नहीं मान लो, 11 to 13 की बेसिस पे देखा जाता है। मेल में कंडीशन ये आती है 15 नियर अबाउट 15 की एज में। तो ये प्यूबर्टी की कंडीशन किसे हम कहेंगे, जब भी गैमेट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, चेंजेस एट प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी के टाइम बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं। आपने खुद भी कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि बॉडी में क्या एग्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, चिड़चिड़ाहट बहुत होने लगती है। ठीक है, मेल और फीमेल ये चीज़ दोनों में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हार्मोनल्स का बॉडी में बहुत ज़्यादा एक लेवल अप एंड डाउन होने लगता है। आप नॉर्मली बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो प्यूबर्टी के टाइम पे ही बॉडी में रिलीज होते हैं और उन हार्मोन्स को कंट्रोल करना बॉडी को पहले से तो आता नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप चिड़चिड़े बिहेवियर के हो जाते हो। ठीक, इसके अलावा बॉडी के फिजिकल अपीयरेंस में क्या चेंजेस आते हैं वो हम जानते हैं। सम चेंजेस आर कॉमन इन मेल एज वेल एज फीमेल। कुछ ऐसे चेंजेस है जो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन है, जैसे थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट एंड जेनिटल रीजन, स्किन बिकम ऑयली मे रिजल्ट इन पिंपल्स। ठीक है, थिक हेयर ग्रोथ ठीक होने लगते हैं बॉडी पे, मोस्टली अबाउट आर्मपिट में, अंडर आर्म्स में होने लगते हैं, जेनाइटल रीजन में। और स्किन क्या होने लगती है, थोड़ी ऑयली ऑयली सी होने लगती है। आप देखोगे बहुत सारे लोगों को पिंपल्स की शिकायत होने लगती है। ठीक है, तो वो ऑयल एक्सेस ऑयल जो होते हैं उनकी वजह से पिंपल वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। चेंजेस इन गर्ल्स, ब्रेस्ट साइज का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक, डार्किंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट। निपल का जो स्किन कलर होता है वो बेसिकली थोड़ा डार्क हो जाता है। गर्ल्स बिकम टू मेंस्ट्रुएट। ठीक, प्यूबर्टी में बेसिकली गर्ल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो बेसिकली प्यूबर्टी के टाइम पे ही स्टार्ट होता है, लेकिन लड़कियों में जो ओवा या एग का फॉर्मेशन होता है वो लड़की जब एम्ब्रियो स्टेज में होती है तभी से एग बनना उसकी बॉडी में शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी फीटस कंडीशन में क्या होता है, एग का डेवलपमेंट हो जाता है। कितने अमाउंट ऑफ एग होंगे ये कब डिसाइड हो जाता है, जब वो फीटस कंडीशन में होती है तभी। बस वहाँ पे लाइफ के कुछ, आपने लाइफ साइकिल आप पढ़ोगे, ठीक है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, जब आप 11th में बायोलॉजी लेके पढ़ोगे तो वहाँ पे आप जानोगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज के बारे में। तो बेसिकली आप बस इतना याद रखो कि जो ओवा का या एग का जो फॉर्मेशन होता है ये कब स्टार्ट हो जाता है, जब बेबी फीमेल, ठीक है, फीमेल की हम बात कर रहे हैं, जब बेबी गर्ल कब होती है, एम्ब्रियल स्टेज में होती है, तभी उनकी बॉडी में क्या हो जाता है, एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। चेंजेस इन बॉय, थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस। ठीक है, नेक्स्ट देयर वॉइस बिकम क्रैक। ठीक, आवाजें लड़कों की थोड़ी भारी भारी से हो जाती है। ठीक, लेकिन पहले क्या,
इतना चेंजेस, तो बेसिकली ये सारे चेंजेस की वजह से ही देखने में लग जाता है कि क्या प्यूबर्टी, इनकी जो प्यूबर्टी वाले सिम्टम है वो आना शुरू हो गया, यानी ये प्यूबर्टी के नज़दीक है। गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, डार्कनिंग ऑफ निप्पल, और दूसरा क्या है, मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स जिसको आप नॉर्मल भाषा में बोलते हो, ठीक, ये प्यूबर्टी का सबसे मेन सिग्नल है। दूसरा चेंजेस इन बॉय, बॉय के अंदर क्या होता है, फेस पे बियर्ड वगैरह, मूछेस वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, और वॉइस क्या हो जाती है, क्रैकिंग हो जाती है थोड़ी, ठीक। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, टेस्टिस। अब इसके साथ साथ आपको इसके कॉन्सेप्ट में एक चीज़ें याद करते हुए चलनी है, क्या, इनके फंक्शन, टेस्टिस का क्या फंक्शन है, यूरेथ्रा का, वास डिफरेंस का, सबका फंक्शन याद करते हुए चलना है, तब जाके आप इस चैप्टर में टोटल मार्क बेसिकली स्कोर कर पाओगे। नहीं तो क्या होगा, चीज़ें जो इस चैप्टर का मेन है वो है फंक्शन। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है वो भी हम आपको बता देते हैं। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो कैसे होता है, उसकी पूरी प्रोसेस, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, पॉलन ट्यूब कब अराइज होगा, कब नहीं अराइज होगा, ये सारी कंडीशन। और मेल में जो पूछेगा या ह्यूमन बीइंग में जो पूछता है वो पूछता है फंक्शन। रिप्रोडक्टिव पार्ट का कोई नाम दे देगा, उसका क्या फंक्शन है वो आपसे पूछेगा। तो टेस्टिस की अगर हम बात करें तो पहला क्या है कि ये पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी एक मेल बॉडी में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है, स्किन, थिन स्किन की बनी होती है वो पाउच, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ लोकेट होते हैं। क्यों, अब हर चीज के पीछे एक रीजन छुपा है क्यों का। ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों रखे गए, क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा लो चाहिए होता है, तभी जाके स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा। इसलिए एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्या होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक। स्क्रोटम हेल्प इन लोअरिंग द टेम्परेचर नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अभी हमने बताया कि बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए होता है, किसके लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। नियरली अबाउट 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से कम चाहिए होता है। अगर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, ठीक है, नियर अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, किसके लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, टेस्टिस का फंक्शन क्या है, स्पर्म के फॉर्मेशन के। टेस्टिस सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, साथ ही टेस्टिस एक मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करता है जो है क्या, टेस्टोस्टेरोन। तो समझ में आया, टेस्टिस क्या है, नंबर 1 पॉइंट, पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है, पेयर फॉर्म में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, उस पाउच का ही नाम क्या है, स्क्रोटम। अब ये लोकेट कहाँ होता है, बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ लोकेट होने का मेन रीजन यही है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा लो टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो लो टेम्परेचर किसकी वजह से होता है, इसी स्क्रोटम की वजह से, ठीक। अब ये जो टेस्टिस है इसका फंक्शन क्या है, स्पर्म के फॉर्मेशन में, और दूसरा ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है, मेल है, बेसिकली आप कहोगे मेल ही हार्मोन, क्योंकि फीमेल बॉडी में नहीं सिक्रीट होता, इसलिए इस पे बोला गया है मेल हार्मोन, जिसका नाम है क्या, टेस्टोस्टेरोन। फंक्शन ऑफ टेस्टिस, तो एक फंक्शन तो यही देखा आपने, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरा, ब्रिंग चेंजेस एट प्यूबर्टी। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट हो रहा था इसकी वजह से प्यूबर्टी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक। वॉज डिफरेंस नंबर 2 पे है, इट पासेस स्पर्म फ्रॉम, अब स्पर्म टेस्टिस में बना तो ऑब्वियस सी बात है टेस्टिस से ही रिलीज होगा, टू द यूरेथ्रा, ठीक। स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा ले जाने का काम कौन करता है, वास डिफरेंस। तो बेसिकली वास डिफरेंस एक क्या है, पाथ है, जिससे टेस्टिस से निकल के कहाँ तक स्पर्म ट्रेवल किया, यूरेथ्रा तक। नेक्स्ट है यूरेथ्रा, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज है, मेल के कंडीशन में जो स्पर्म है और यूरिन है वो एक ही पैसेज से होके गुजरते हैं, और वो पैसेज क्या है, यूरेथ्रा, ठीक। यूरेथ्रा से ही होकर स्पर्म भी बॉडी से रिलीज होता है और यूरिन भी बॉडी से रिलीज होता है, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वहाँ पे उसकी जो ब्लीडिंग होती है वो अलग डायरेक्शन में जाती है, और जो यूरिन का
सिक्रीशन होता है वो अलग साइड से होता है। तो बेसिकली मेल और फीमेल की बॉडी में एक ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है कि मेल के केस में स्पर्म यानी गैमेट्स का जो भी सिक्रीशन है वो कॉमन है, ठीक, यूरिन भी उसी रास्ते से गई, गैमेट्स भी यानी स्पर्म भी उसी डायरेक्शन से बॉडी से बाहर जा रहे हैं। लेकिन फीमेल में ऐसा क्या है, फीमेल में ये दोनों ही डायरेक्शन अलग अलग है। ओवा यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स नॉर्मली बोल सकते हो आप, वो बॉडी से अलग डायरेक्शन में जाती हैं, बॉडी से बाहर ही निकल रही है, लेकिन पाथवे क्या है, अलग है। जबकि यूरिन का पाथवे भी क्या है, अलग है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक। एसोसिएटेड ग्लैंड। अब एसोसिएटेड ग्लैंड का मतलब कई सारे ग्लैंड मिक्स होके क्या बनाते हैं, कुछ सिक्रीशन करते हैं। द पोस्टरेट ग्लैंड एंड द सेमिनल वेसिकल एड देयर सिक्रीशन टू द स्पर्म। अब स्पर्म में कुछ फ्लूइड या लिक्विड जैसे स्ट्रक्चर आते हैं और वो देता कौन है, पोस्टरेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ये दोनों के ही सिक्रीशन को हम बोलते हैं किसमें, एसोसिएटेड ग्लैंड में लेते हैं। ग्लैंड का मतलब वो पक्का है कि कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा, ठीक। जैसे आप एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हो, ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले, क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले आप चैप्टर में पढ़ोगे ना कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड का मतलब वहां से कोई ना कोई चीज क्या हो रही है, सिक्रीट हो रही है, ठीक, जिसमें आप ग्रोथ हार्मोन वगैरह चीजें पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, ये एसोसिएटेड ग्लैंड क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे पोस्टरेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल वहां वो कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर किसको देते हैं, स्पर्म को। दिस फ्लूइड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजी, जिसके वजह से स्पर्म को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है और उन्हें ट्रैवल करने में आसानी होती है। अब कहोगे मैम ट्रैवल क्यों करना पड़ रहा है, वो तो मेल की ही बॉडी में, तो हमेशा के लिए तो वो मेल की बॉडी में जाएंगे नहीं, उनको फीमेल की बेसिकली उनको एंट्री कहाँ करना है, फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में। और फीमेल का जो वेजाइनल ट्रैक होता है वो थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, और जो आपका स्पर्म है वो थोड़ा बेसिक, स्लाइटली बेसिक, और जो फीमेल का वजाइना है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो बेसिक बहुत वीक सा बेसिक और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो डैमेज तो क्रिएट होगा। उस चीज में उसको ट्रांसपोर्ट में इजी कौन बनाता है, यही हमारा क्या, जो एसोसिएटेड ग्लैंड के सिक्रीशन होते हैं उनके थ्रू, ठीक। सीमेन किसको कहते हैं, स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड। स्पर्म और एसोसिएटेड ग्लैंड के जो फ्लूइड सिक्रीशन है उन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं क्या, सीमेन। क्वेश्चन आता है व्हाट इज सीमेन, तो सीमेन इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक। अब ये है आपके क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो टेस्टिस, टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है जिसका नाम है क्या, स्क्रोटम। यहाँ पे है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है, चाहे यूरिन हो, यूरिन कहाँ प्रेजेंट होगा, यूरिनरी ब्लैडर में, तो यूरिनरी ब्लैडर में ही क्या प्रेजेंट है, यूरिन, उसका भी पास पैसेज यही है। और हमारे टेस्टिस से जो स्पर्म का सिक्रीशन है वो भी कहाँ पे ही आ रहा है, यूरेथ्रा के ही थ्रू बाहर से इजेक्ट आउट हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पेयर ऑफ ओवरी इज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ द एब्डोमेन। फीमेल की भी बॉडी में क्या है, टेस्टिस मेल की बॉडी में भी पेयर फॉर्म में थे, फीमेल की बॉडी में ओवरी भी क्या है, पेयर फॉर्म में, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक। द फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड इन द ओवरीज। ओवरीज में क्या बनेंगे, ओवा, ओवा को ही हम क्या कॉमन भाषा में कह रहे हैं, एग। एग बोलो या ओवा बोलो एक ही बात है। आपकी एनसीईआरटी में एग दिया है तो बेसिकली आप एग के ही फॉर्म में याद करो, इस एग का नाम ओवा है, ये चाहो तो एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे याद रख सकते हो। When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature egg. जब लड़की पैदा होती है, ठीक है, बहुत जब एम्ब्रियो बोलता है ना कि ये ओवा या एग का फॉर्मेशन कब स्टार्ट हो जाता है, जब वो एम्ब्रियो स्टेज में होती है तभी एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब सोचो गर्ल्स की बॉडी में ये जो कहते हैं ना बेसिकली माँ बनना लड़कियों के लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है इसकी बॉडी में बेसिकली बहुत पहले से भगवान ने नारी शक्ति को इतना शक्तिशाली क्यों बनाया, ताकि वो बेसिकली ये जो चीज़ें हो रही उनको कैरी आउट कर सके, जनरेशन को आगे की तरफ बढ़ा सके, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इमैच्योर। अब सोचो आप मैच्योर कब होंगे, जब प्यूबर्टी आएगी, उससे पहले कंडीशन में भी उनकी बॉडी में एग बन रहा है, ठीक, बन के रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैच्योर
फॉर्म में यानी प्यूबर्टी आई, वैसे ही ये एग क्या होंगे, मैच्योर होंगे। ठीक, अब वो मैच्योर एग अगर फर्टिलाइज्ड हो जाए, स्पर्म के कांटेक्ट से फर्टिलाइजेशन शो कर दें, तो बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। नहीं फर्टिलाइजेशन होता है तो वही मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स के फॉर्म में बॉडी से रिलीज आउट होते रहते हैं। ठीक, इतनी चीज समझ में आई कि ये जो एग हैं ये इमैच्योर फॉर्म में बॉडी में पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आती है ये मैच्योर होना शुरू होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म कांटेक्ट कर गया एग के साथ, तो क्या होगा, बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो यही एग हर महीने रप्चर होके पीरियड्स के फॉर्म में बॉडी से पास आउट हो जाता है। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग। ठीक, प्यूबर्टी जैसे ही आई ये एग क्या होंगे, मैच्योर होना शुरू होंगे। अब सारे एग एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं, एग धीरे धीरे करके मैच्योर होते हैं। ठीक है, वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन साइड ऑफ ओवरी। अब आप अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद होगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे क्या, ओवा। ठीक, अब ये लेफ्ट और राइट दो साइड में प्रेजेंट है, तो एक बार एग किसी एक साइड से ही आएगा। एक बार अगर लेफ्ट साइड से आ रहा है तो अगले टाइम क्या होगा, राइट साइड से निकलेगा। फिर लेफ्ट और राइट यानी अल्टरनेट मैनर में चलता है। ये नहीं कि कोई एक ही लेफ्ट साइड वाला है तो हर बार वो लेफ्ट साइड वाला ही रिलीज करे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार लेफ्ट वाला तो दूसरी बार राइट वाला, ये कॉन्सेप्ट यानी अल्टरनेट मैनर वाला कॉन्सेप्ट चलता है। कोई एक साइड से हर बार एग का रिलीज नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। ठीक है, आपके जो ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं ना, मैम बच्चे कहते हैं मैम ये वाला क्वेश्चन तो पढ़े ही नहीं है कभी, पता नहीं कहाँ से आ गया, वो ये ट्रिकी क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। छोटी छोटी जो नॉलेज होती है वो अगर आप मिस कर दो तो दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। तो जो हर महीने एग का रिलीज हो रहा है वो दोनों साइड से अल्टरनेट मैनर में होता है। अगर एक बार लेफ्ट हुआ तो अगले बार राइट के फॉर्म में होगा। ओविडक्ट, ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। ठीक, रिसीव द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू द यूटेरस। अब यहाँ पे आप देखो ये जो पार्ट है यही क्या है, फैलोपियन ट्यूब। ओवरी ने क्या, ओवरी से क्या किया, इसने ओवा को कलेक्ट किया या एग को कलेक्ट किया, और उस एग को कहाँ तक पहुंचाएगा, ये यूटेरस तक। ठीक, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो भी फर्टिलाइजेशन होगा एग को, बेसिकली मेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन करने के लिए एग के पास पहुंचना पड़ेगा, और एग है कहाँ पे, इसी फैलोपियन ट्यूब के पास। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, तो बेसिकली स्पर्म को वजाइना के थ्रू ट्रेवल करके आना कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब ही है साइट किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, जहां मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। यूटेरस, एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर where development of baby takes place, uterus open into vagina through cervix। ठीक है, ये जो यूटरस है ये यूटरस स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, तो ये एम्ब्रियो आके यूटरस में आके शिफ्ट हो जाती है। ठीक, और यूटरस का नेचर कैसा है, बैग लाइक स्पॉन्जी कवरिंग का होता है, क्योंकि मसल्स का बना होता है, तो डेवलपमेंट के लिए थोड़ा ईजी होता है बच्चों के। ठीक, बेबी के डेवलपमेंट के लिए आसान होता है। तो इस केस में यूट्रस क्या करता है, बच्चों को डेवलपमेंट करने के लिए साइट प्रोवाइड करता है। साथ ही यूट्रस ओपन कहाँ होता है, वजाइना थ्रू सर्विक्स। अब ये वजाइना और सर्विक्स को मिला के ही हम कहते हैं क्या, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल यानी डिलीवरी ऑफ बेबी, जहां से बच्चे बाहर आते हैं, वो वजाइनल और सर्विक्स रीजन दोनों को कंबाइन करके बोलते हैं क्या, बर्थ कैनाल। ठीक, नेक्स्ट है दो कंडीशन, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट डिवाइड करके क्या फॉर्म करेगा, बॉल लाइक सेल कॉल्ड एम्ब्रियो। ठीक है, मान लो ये मेल गैमेट था और फीमेल गैमेट,
आपस में फ्यूज किए, ये ओवा था और यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म ने फ्यूज किया। तो जैसे ही फ्यूज किया फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट। जाइगोट अब यहाँ पे तो डिवाइड करके रह नहीं जाएगा, जाइगोट एक सेल स्ट्रक्चर है, ठीक। तो बेसिकली क्या करेगा, ये डिवीजन क्रिएट करेगा, छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड करते रहेगा और ये डिवाइड करके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो, ठीक। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूटरस वेयर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो बना, अब आप याद रखना फर्टिलाइजेशन यानी जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करता रहेगा। जब वो कुछ सेल 16 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है, ये डिवाइड करते करते जब इनका नंबर 16 होगा तो उस फॉर्म में ये कहाँ ट्रेवल कर जाते हैं, यूटरस की तरफ। और यूटरस की तरफ ट्रेवल करने के बाद उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांट होना, ठीक है। जब फैलोपियन ट्यूब से एम्ब्रियो ट्रेवल करके कहाँ आता है, यूटरस के पास, इसी प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक। The embryo get nourishment from the mother blood with the help of special tissue called placenta। अब बच्चा बेबी अंदर है, माँ के वॉर्म में है, तो बेसिकली न्यूट्रिशन तो उसको भी चाहिए, खाना पीना तो उसको भी चाहिए। अब वो रोटी तो चबाएगा नहीं, ठीक है, रोटी भी कैसे चबाएगा, दांत तो है ही नहीं, और दांत ना होने के साथ बेसिकली वो तो वॉर्म के अंदर है, हम तो उसको खिला नहीं सकते। तो बेसिकली ये न्यूट्रिशन पाएगा कहाँ से, तो ये न्यूट्रिशन पाता है माँ के ब्लड से। वो ब्लड कैसे कनेक्ट होता है, प्लेसेंटा के थ्रू माँ और बच्चे को आपस में कनेक्ट करके रखता है। इट कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो। आपने विलाई का नाम पहले भी कहीं सुना है, सुना ही है, स्टमक रीजन में, इंटेस्टाइनल रीजन में भी पाए जाते हैं विलाई। तो विलाई का फंक्शन क्या था, ये एब्जॉर्प्शन करने के सरफेस एरिया को बढ़ा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, पहली चीज तो यही थी विलाई। और दूसरा क्या करता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। यहाँ पे भी विलाई है, ठीक, और ये क्रोनिक विलाई इसको कहते हैं। ये क्या करता है, बच्चों में ऑक्सीजन और ग्लूकोज उनके सरफेस एरिया यानी उनके एब्जॉर्प्शन की एरिया को बढ़ा देता है। कौन, क्रोनिक विलाई या नॉर्मली आप विलाई बोलो, ठीक। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, एम्ब्रियो साइड पे, बच्चे से के पास। बेसिकली मान लो ये वॉर्म है, ठीक है, वॉर्म में क्या है, बेबी है। अब बेबी की तरफ क्या है, फिंगर लाइक कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और वो प्लेसेंटल फॉर्म में कहाँ, माँ की बॉडी से अटैच्ड होगा, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, फिंगर लाइक होने की वजह से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का पैसेज क्या होगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। चीजें समझ में आई, विलाई का फंक्शन क्या है। तो अगर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहाँ ट्रांसफर होगा, यूटेरस में या यूटेराइन वॉल के पास, और वहां पे बेबी का फर्दर ऑर्गन या डेवलपमेंट प्रॉपर होगा। ऑर्गन वगैरह जो भी बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, यूटेरस के पास या यूटेराइन वॉल के पास, ठीक। यूटेराइन वॉल क्या होता है, एक स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डेवलपमेंट ऑफ बेबी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा क्या है, बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए माँ और बच्चे की बॉडी को आपस में कनेक्ट करके रखता है। अब बेबी की बॉडी प्लेसेंटा से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं, विलाई के फॉर्म में कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा हो पाए, ठीक। अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तब क्या होगा, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तब की कंडीशन तो हमने देख ली। अगर नहीं हुआ तब क्या होगा, द यूटरस ऑल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग, ठीक। ये तो हमने देख लिया कि यूटरस क्या करेगा, हर महीने वो इसी ख्वाहिश के साथ रहता है कि क्या पता फर्टिलाइजेशन हो जाए और बेबी का डेवलपमेंट करना हो, तो वो अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखता है कि बेबी को कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए वो अपने स्ट्रक्चर को प्रॉपरली मेंटेन करके रहता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा, द लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी टू सपोर्ट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब जो यूटरस की लाइनिंग थी वो थिक होती जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, चोट कम से कम लगे। अगर आप नॉर्मली साइटली गद्दे, अगर आप बेड यूज कर रहे हो, ठीक है, बेड पे हो, चोट कब ज्यादा लगेगी, जब पतले गद्दे होंगे। अगर गद्दे काफी स्पंजी हो
ठीक है, कॉटन उसमें अच्छे से पैक्ड हो, तो चोट कम से कम लगेगी। ठीक, तो वही कुछ कंडीशन यहाँ पे भी होती है। बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जो यूट्रस होता है उनके, वो क्या होता है, थिक और स्पॉन्जी, समय के साथ बनता रहता है ताकि बेबी का डेवलपमेंट आसानी से हो पाए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेबी नहीं हो सकता। ठीक, तब क्या होगा, when fertilization had not taken place, the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood और mucus। क्या होगा, वो जो यूट्रस की लाइनिंग थी वो रप्चर धीरे धीरे टूट के वजाइना के थ्रू ब्लड के फॉर्म में या म्यूकस के फॉर्म में बाहर आना शुरू होगी, और उसी चीज को हम बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुएशन या पीरियड। चीजें समझ में आई। अगर डेवलपमेंट ये हर महीने होता रहता है, ये नहीं है कि यूट्रस ने अपने आप का सारा काम एक बार कर लिया तो वो ऐसे ही बैठा रहेगा कि नहीं भैया हम इंतजार कर रहे हैं जब फर्टिलाइजेशन होगा, बेबी का जब डेवलपमेंट करना होगा तो हम रेडी है। नहीं, ये एक बार ऐसा नहीं होता, हर महीने यूट्रस अपनी बेसिकली ये जो कंडीशन है वो फॉलो करता रहता है। बेबी के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए वो हमेशा ही अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो मेंटेन वाला स्ट्रक्चर है, ये जो स्पॉन्जी थिक ऑफ मसल्स बनी थी, ये क्या होगा, धीरे धीरे रप्चर होके वजाइना के थ्रू ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। और ये जो साइकिल है ब्लीडिंग की फेज की, ये हर महीने होती है फीमेल की बॉडी में, और इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का ही दूसरा नाम क्या है, पीरियड। नॉर्मल भाषा में पीरियड के बारे में आप सबको कहीं ना कहीं सुने होंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी का दूसरा नाम है। साइक्लिक फॉर्म में चलता है, हर महीने ये 28 डेज के हिसाब से चलता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हेल्थ क्या होता है, पहले तो आप यही समझो, हेल्थ का मतलब इंसान को हम कह सकते हैं कि ये हेल्दी है कब, जब वो दवा नहीं खा रहा हो, नहीं। हेल्थ का मतलब वो इमोशनल, सोशल, मेंटल, फिजिकल, हर तरीके से हेल्दी यानी फिट एंड फाइन होना चाहिए। सिर्फ दवा ना खाना इज नॉट रिलेटेड टू हेल्थ। चीजें समझ में आई। अगर कोई पर्सन दवा नहीं खा रहा है, दिन भर उसके सर में दर्द हुआ रह रहा है, या टेंशन लेके चल रहा है, या अभी आप एग्जाम टाइम में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कह सकते हो कि आप हेल्दी हो। अगर आपको फीवर नहीं आ रहा है तो आप कह सकते हो कि आप हेल्दी हो, नहीं। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एग्जाम का जो प्रेशर है वो माइंड पे है कि नहीं इस साल हमें बोर्ड एग्जाम देने हैं, नंबर अच्छे लाने हैं, अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छे स्कूल में सिलेक्शन पाना है, ठीक है, लाइफ में आपने जो भी क्राइटेरिया अपना बनाया हो उस चीज़ को अच्छे से अचीव करना है। तो कहीं ना कहीं आप मेंटली पीसफुल हो, नहीं। तो ये क्या है, आप मेंटल के तौर पे जब हेल्थी नहीं हो तो वहां पे ये आप उस हेल्थ के डिफिनेशन को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी रिप्रोडक्टिव के प्रोस्पेक्टिव से प्रॉपर हेल्दी कंडीशन, जितने नंबर ऑफ स्पर्म काउंट चाहिए, जो बेसिकली ज़रूरत है रिप्रोडक्शन में, वो सारी चीज़ें अगर बॉडी में आपके हार्मोनल लेवल मेंटेन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आराम से चल रही है, कोई डिस्टर्बेंस के साथ नहीं, या इरेगुलर नहीं है, तब आप कह सकते हो कि नहीं आप हेल्दी हो एज अ पॉइंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, reproductive health means total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, social and behavioral। ठीक है, हर तरीके से एज अ रिप्रोडक्टिव लाइफ में आप हेल्दी हो, तब आप उसको कह सकते हो क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। ठीक, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी, एसटीडी का ही फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये इंडिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। क्यों, क्योंकि हमें इसके बारे में पता ही नहीं है कि होता क्यों है, या इनके वजह से क्या दिक्कतें आ सकती है बॉडी में। मेनी डिजीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल वॉर्ट्स, एड्स एंड एचआईवी। ये बेसिकली आप जो ये दो देख रहे हो ये कैसे हैं, बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जबकि ये कैसे हैं, वायरस, वायरस कॉज करता है इन्हें। आपने एड्स और एचआईवी तो कभी ना कभी सुना होगा, एचआईवी का फुल फॉर्म और एड्स का फुल फॉर्म पता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी का कमेंट करके बताना आप, ठीक है। तो एचआईवी और एड्स में क्या डिफरेंस है, बच्चों को पता हो, शायद होगा भी शायद नहीं भी होगा। एचआईवी और एड्स ये दोनों ही एक ही वायरस की वजह से फैलता है। इनफैक्ट
एड्स क्या है, HIV का लेटर स्टेज है। पहले बॉडी में HIV होता है, HIV ही बाद में क्या हो जाता है, एड्स। अब एक चीज और आपको नॉलेज दे देते हैं कि एड्स क्या है, एड्स कोई बीमारी नहीं है। एड्स के वजह से लोग कभी भी लोगों की, बेशक इसका कोई इलाज नहीं है, ये चीज ट्रू है, ठीक। वो ट्रू इसलिए है क्योंकि ये वायरस की वजह से फैल रहा है, और वायरस की खासियत क्या है कि वो हमेशा म्यूटेट करते रहते हैं, इसलिए इनकी कोई दवा आज तक बनी ही नहीं, ठीक। अब ये एड्स जो है ये इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि आप इसका पढ़ोगे ना, फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो की डिफिशियंसी यानी हमारे इम्यून सिस्टम प्रॉपरली डैमेज। तो हमें अगर छोटा सा कोल्ड फीवर भी हो गया, जुकाम भी हो गया, छोटा सा स्लाइटली बुखार भी हो गया, तो वो ठीक नहीं हो पाता, जिसके वजह से इंसान, यानी एड्स की वजह से इंसान नहीं मरता, इंसान मरता है किसी और बीमारी की वजह से। लेकिन वो बीमारी किसके वजह से हो रही है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उस पर काम ही नहीं कर पा रही है। कॉमन कोल्ड नॉर्मल हो जाता है, बिना दवाएं खाए भी लोग सही हो जाते हैं, लेकिन इस केस में हमारी इम्यूनिटी जब है ही नहीं, इम्यून सिस्टम हमारा डैमेज हो चुका है, तो हम छोटी सी भी कोई चीज़ हो गई तो हम ठीक नहीं हो पाएंगे उसमें। तो ये क्या दिक्कत लाता है कि आप कोई भी बीमारी हो गई वो आपकी बॉडी में कब एक एक करके ऐड होती जाएगी बीमारी, और लास्ट टाइम यही होगा कि इंसान, डॉक्टर यही कहेंगे कि सॉरी हम बचा नहीं पाए, यही केस होगा, ठीक है। तो HIV क्या है, इनिशियल स्टेज है, और एड्स क्या है, लेटर स्टेज है, ठीक। ये सारी जो बीमारियां हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, यानी एक बेसिकली सेक्स से, सेक्सुअल कांटेक्ट के होने के वजह से ट्रांसपोर्ट होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। कंट्रासेप्शन, इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा, ठीक है। कंट्रासेप्शन क्या है, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, स्पर्म और ओवा या एग का फ्यूजन को रोकने के लिए जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं उसको हम पढ़ते हैं कंट्रासेप्शन में, ठीक। देखते हैं क्या क्या है।